दोस्तों नमस्कार। राजधर्म निभाया जाता है या राजधर्म बताया जाता है? राज के लिए धर्म होता है या धर्म के लिए राज होता है? सत्ता में रहते हुए राजधर्म निभाना और सत्ता में बने रहने के लिए राजधर्म का जिक्र करना अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन याद कीजिए 20 बरस पहले गुजरात में जब राजधर्म का जिक्र किया गया तो सत्ता में रहते हुए निभाने का जिक्र था। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब धर्म का जिक्र हो रहा है तो राज बना रहे इसके लिए धर्म का जिक्र सियासी गलियारों में हो चला है। यह आवाज कभी अयोध्या से निकलती है, कभी गोरखनाथ मंदिर से निकलती है, कभी काशी से निकलती है, कभी जिक्र मथुरा कहा जाता है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में धर्म की गूंज अपने अपने तरीके से होने लगी है? कहीं नफरत की हवा है, कहीं धर्म का जिक्र है, कहीं कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है, कहीं राम जन्मभूमि का जिक्र है, कहीं अतीत के पन्नों को पलटते हुए जिस वक्त कार सेवा थी, जिस वक्त गोलियां चलाई गई थी अयोध्या में सत्ता के जरिए, उसका भी जिक्र इस दौर में हो चला है। तो यह क्या सत्ता पाने की होड़ है? और उत्तर प्रदेश के सियासी गणित के मतलब बहुत साफ है। या तो एक मोटी लकीर धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर खींच डालिए, वोटर आपके साथ खड़ा हो जाएगा या वोटर बट जाएगा। और दूसरी परिस्थिति है जब जातियों के भीतर झांकिएगा तो तकरीबन 35% ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा दल जो अलग अलग जातियों को समेटे हुए है, उसके वोट को पाने की ललक आपके भीतर कहीं सोशल इंजीनियरिंग, कहीं जातियों की गरीबी और मुफलिसी को साथ लेते हुए उनके हक और उनके आरक्षण का जिक्र, और कहीं पर उनके नेताओं को साथ खड़ा करके वोट अपने साथ लेने की परिस्थितियां हैं। लेकिन आज तो इस बात का जिक्र करने की जरूरत है, क्या वाकई जिस दौर में बौद्धिक तबका खामोश है, सियासी तौर पर बौद्धिकता सबकी भोतर हो चली है, तब इस देश ने अगर किसानों के जरिए आंदोलन के मजे को चखा है, प्रवासी मजदूरों के जरिए अगर भूख और मुफलिसी की परिस्थितियां देखी है, बेरोजगारी के जरिए जिस आलम को समूचा उत्तर प्रदेश देख भोग रहा है, क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सत्ता को अपने अनुकूल लाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश को लाकर खड़ा कर देगा? क्या हमें लगता है आज तमाम गणित को समझने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर का जो सच है वो सच इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि सामने इस वक्त वाकई बीजेपी एक तरफ है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। एक के लिए धर्म की मुनादी जरूरी है और दूसरे के लिए जातियों का समीकरण जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बतलाता है सिर्फ धर्म की लकीर खींचने से काम नहीं चलेगा, लोगों को बांटने से वह भी धर्म के आधार पर चुनावी जीत नहीं मिलेगी। और दूसरा सच यह भी है कि सिर्फ जातीय समीकरण को अपने अनुकूल बांध लेने से भी चुनावी जीत नहीं मिलेगी, यानी एक कॉकटेल दोनों का नजर आएगा। लेकिन राजनीतिक जमीन का सच क्या है? यह सच इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अगर ध्यान दीजिए, जैसे ही धर्म की मुनादी होती है वैसे ही हिंदू और मुस्लिम बंटते हुए नजर आते हैं। और इस बढ़ते हुए समाज में उत्तर प्रदेश का वोटर अगर बढ़ता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा चुनावी जीत के जरिए 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ही छका है। बीते 3 दशकों की तमाम समीकरणों को तोड़ते हुए 2017 में हिंदू वोट जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में आए वो हैरान करने वाले थे। हैरान करना इसलिए क्योंकि अगर आप उन परिस्थितियों को देखिए तो जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमानों की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में रही है वो तकरीबन 30 सीट है। 2017 में इन 3 सीटों में से 40% सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन 47% सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। 40% से ज्यादा मुसलमानों का 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में होने का मतलब है वहां पर वोट परसेंटेज जो था वह बीजेपी के हक में 34% था, तो लगभग 30% समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही वो 40% से नीचे मुस्लिम आता है वैसे ही बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती है और वह मोटी लकीर जीत दिला देती है जो समाज को बांटती है। और इसीलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में धर्म की मुनादी सियासी तौर पर होनी चाहिए, उसकी रंगत मंदिरों से होते हुए वोटरों के दिलों में बसनी चाहिए, क्योंकि
30 से 40% तक जो 43 सीटें उत्तर प्रदेश में है, वहां 2017 में जो मुजफ्फरनगर दंगों की छांव तले चीजें चल निकली थी, उसमें से 97.7% बीजेपी को जीत मिली थी सीट के तौर पर 43 सीट में, और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ एक सीट आई थी। वह भी कहिए पूरी तरीके से नहीं आई थी, वो बहुमत के साथ थी, लेकिन गठबंधन का साथ था 2.3%। और अगर इसको वोट में तब्दील करें तो इन 43 सीटों पर जहां 30 से 40% मुसलमान थे, 42.5% वोट बीजेपी के पास थे, और उसके आधे वोट 21.4% वोट समाजवादी पार्टी के पास थे। पहला मैसेज क्या है? 40% से ज्यादा मुसलमान जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहां पर बीजेपी की जीत लगभग 50-40% के हिस्से में आएगी। जैसे ही वो 40% से नीचे आएगा, क्योंकि इसके साथ 70 सीट अब 20 से 30% जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुसलमान है उसे भी जोड़ डालिए। इन 70 सीटों में से 80% सीटों पर जीत बीजेपी को मिली थी 2017 में, और सिर्फ 11% सीट पर जीत समाजवादी पार्टी को मिली थी, यानी सिर्फ वह 7 सीट जीत पाई थी। लेकिन बाकी जो 260 सीट है, क्या वहां पर क्या परिस्थिति थी? जहां पर लगभग 20% से नीचे मुसलमान वोटर रहता है, वहां पर की परिस्थिति देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में जो हवा 2017 में बही थी, उसका लाभ किस रूप में मोदी के अनुकूल था, बीजेपी के अनुकूल था। 77% सीटों पर जीत मिल गई थी, और सिर्फ समाजवादी पार्टी को इन जगहों पर 9% सीटों पर जीत मिली थी, बाकी पे कांग्रेस और बीएसपी भी थी। मैसेज बहुत साफ तौर पर उभर कर आता है, जैसे ही 20 से 40% वाली सीटों पर, जिनकी संख्या लगभग 113 सीट है, यहां पर 80 से 90% सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी, क्योंकि जातीय समीकरण का घालमेल जो होता है वह कहीं ना कहीं बीजेपी को सांप्रदायिक या धर्म की सियासी लकीर के साथ आगे बढ़ा देता है। और लेकिन जैसे ही बड़ी तादाद में जहां मुसलमान होता है 40% प्लस में, वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल है, और नीचे की परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल होती चली जाती है, अगर वो पुगले तौर पर जातीय समीकरण को हिस्से में ना ले रही हो तो। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो अब उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांट डालिए। रुहेलखंड में लगभग 35% मुसलमानों की मौजूदगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 32% मुसलमानों की मौजूदगी है। इसके बाद अगर देखना शुरू कीजिएगा तो अवध में 17%, पूर्वांचल में 16%, दोआब में 12% और बुंदेलखंड में 7%। यह परिस्थिति बतलाती है कि हिंदू मुस्लिम की लकीर से तकरीबन 105 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती है। यह समीकरण बतलाता है कि हिंदू मुस्लिम और ओबीसी का समीकरण 165 सीट को प्रभावित करता है। दलित और ओबीसी दोनों की परिस्थितियां एक साथ जुड़ती है तो 85 सीटों को प्रभावित करती है, और ऊंची जाति और ओबीसी का गठबंधन लगभग 50 सीटों को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा सबसे प्रभावित स्थिति में फिर वही धर्म सामने आकर खड़ा हो जाता है कि धर्म के नाम पर सियासत कौन कर सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लकीर और हिंदू मुस्लिम के साथ ओबीसी का जुड़ना यह लगभग 270 सीटों को प्रभावित कर देता है। तो धर्म की हवा उत्तर प्रदेश में क्या बहेगी ही। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या और गोरखनाथ मंदिर, हमें लगता है इन दोनों के इतिहास को भी कुछ क्षण के लिए आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब गोरखनाथ मंदिर से जहां पर जिक्र होता है योगी आदित्यनाथ निकले हैं, तो हमको लगता है उसके अतीत को समझिए। जब दिग्विजयनाथ थे 1921 में चौरी चौरा कांड में उनके शामिल होने की परिस्थिति निकल कर आई थी। उस वक्त वो कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ा और 1937 में हिंदू महासभा में जुड़ गए। उसके बाद से हिंदू महासभा का गढ़ तब तक रहा गोरखनाथ मंदिर, जब तक अयोध्या या बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई और 1989 में कार सेवा और मंडल कमंडल की जो परिस्थिति आई, तब तक वो गढ़ हिंदू महासभा का ही रहा। और हिंदू महासभा के तौर पर 1949 में राम जन्मभूमि आंदोलन की जो शुरुआत होती है, उसमें गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए दिग्विजयनाथ तब कूद जाते हैं, और पहली बार वो सांसद बनते हैं गोरखपुर से 1967 में,
जिस वक्त हवा चली थी, गैर कांग्रेसवाद का नारा था, लोहिया थे, और उस वक्त की जो परिस्थिति थी, समाजवादियों की स्थिति थी, उसमें वो वहां से हिंदू महासभा की टिकट से 1967 में गोरखनाथ से जीत कर आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म का मूल मंत्र गोरखनाथ मंदिर से प्रस्फुट होता है। और अगर उस परिस्थिति को आगे बढ़ाइएगा तो उसके बाद महंत अवैधनाथ जब आते हैं तो वह उस दौर में ही जो मनीराम की सीट है वहां से वो एमएलए 62 में बनते हैं, 67 में बनते हैं। उसके बाद जब वह उस मंदिर की कमान को संभालते हैं तो 69, 74, 77 एमएलए बनते हैं और 70 और 89 में वह एमपी भी बनते हैं। और उसके बाद 91 में जब 89 का अयोध्या का आंदोलन शुरू होता है तो वह संघ परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं और 91, 96 में सांसद भी बनते हैं। और उसके बाद लगातार जिक्र अयोध्या का योगी आदित्यनाथ करते हैं और उसके बाद देखिएगा तो 98 से वो लगातार सांसद बनते हैं। तो पहली नींव गोरखनाथ मंदिर पॉलिटिकल तौर पर निकल कर आती है। दूसरी परिस्थिति, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर जो लालकृष्ण अडवाणी निकलते हैं वह उसके राजनीतिकरण की परिस्थितियों की सीख जो थी उन्हें गोरखनाथ मंदिर से मिली थी। और मौजूदा वक्त में गोरखनाथ मंदिर को संभाले हुए योगी आदित्यनाथ अपनी विधानसभा की सीट गोरखपुर से नहीं खोज रहे हैं। वो या तो अयोध्या की दिशा में जा रहे हैं या मथुरा की दिशा में जा रहे हैं, या फिर इन दोनों दिशाओं से हटकर कहेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी धर्म के रास्ते चलते हुए चुनाव नहीं लड़ने की मुनादी भी उस धर्म की लकीर को मोटा करती है, जहां पर वह बताते हैं कि दरअसल इसी आश्रय वोट को समेटा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के पास दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अगर यह मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट, जिसमें बड़ी तादाद में दूसरी जातियों को शामिल करने की मुनादी की जाती है, उसको भी परख लीजिए तो फिर जातियों के समीकरण में बीजेपी फंस जाती है। इसीलिए उसकी सोशल इंजीनियरिंग जो एक वक्त गोविंदाचार्य बीजेपी के लिए कर रहे थे उसे रास नहीं आई थी। अब उस कॉकटेल में वो रास आती है जहां पर जातीय समीकरण भी रहे, आरक्षण का जिक्र भी रहे, ओबीसी का खुले तौर पर जिक्र भी रहे, जाटव माइनस दलित का जिक्र है, यादव माइनस ओबीसी का जिक्र है। यह बीजेपी के लिए फायदेमंद है। सवाल है कि क्या इसकी तोड़ अपने तौर पर अखिलेश यादव के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है? क्योंकि जब हमने इसको परखना शुरू किया तो कुछ बड़ी शानदार चीजें निकल कर आई। मसलन अगर आप सीएसडीएस के अध्ययन को देखें, उसकी जो रिपोर्ट है सीएसडीएस स्टडी फॉर डेवलपिंग जो सोसाइटीज़ को लेकर जो उसका अध्ययन होता है उसको लेकर है, जो मुस्लिम वोट है उसको ध्यान दीजिए विधानसभा और लोकसभा में बांट दीजिए। अगर आप 2000 से शुरुआत कीजिएगा, यानी इस 21वीं सदी में आइएगा या बीते 20 वर्ष में देखिएगा, तो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में मुस्लिम वोट लगभग 40 से 48% मिलता है। बीजेपी को लोकसभा में समाजवादी पार्टी को यही वोट 60% तक चला जाता है। 60% वोट समाजवादी पार्टी को 2014 के चुनाव में मिला था, लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी के पास मुस्लिम वोट कभी नहीं आता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। विधानसभा में लगभग 3%, 2% से 8%, मैक्सिमम 8% तक गया, और लोकसभा में 3 से 10% गया। 10% भी जो गया बीजेपी के पास जो मुस्लिमों का वोट था वह गया है 2014 में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हिंदुओं के वोट को जो समेटती है, अगर वो जातियों के समीकरण के हिसाब से चलिएगा तो वो चुनौती बन जाती है अगर धर्म बीच में ना खड़ा हो तो। 20 से 30% वोट समाजवादी पार्टी को विधानसभा में मिलते रहे इस 20 बरस के भीतर में, और लोकसभा में भी उसको लगभग 17 से 22%, यानी लोकसभा में कम हो जाता है क्योंकि वहां पर प्लेयर्स कुछ और भी निकल कर आते हैं, कांग्रेस निकल कर सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन बीजेपी ने अपने तौर पर ध्यान दीजिए तो हिंदुओं का वोट भी जब सिर्फ मंडल के रास्ते, सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते, आरक्षण के रास्ते वो चलती रही, तो विधानसभा में उसको कभी भी 18 से 20% से ज्यादा वोट हिंदुओं का भी नहीं मिला। लेकिन 2014 में पहली बार, 2017 के चुनाव में विधानसभा में पहली बार उछाल आता है और वो 50% तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा के इलेक्शन को देखिएगा तो 2014 और 2019 55% और 60% हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में मिलता है। बीजेपी का मंत्र अगर हिंदू वाले वोट से सटा हुआ है तो उसका मतलब है वो एंटी मुस्लिम धारणा से भी सटा हुआ है। जैसे ही धर्म और बांटने की परिस्थितियां कम होती है, बीजेपी के पास हिंदू वोट भी सिकुड़ जाता है।
तो इस मंत्र का जाप तो बीजेपी करेगी ही। तो क्या काट पाएंगे अखिलेश यादव, और क्या काट पाएगा उत्तर प्रदेश का वोटर, और नई परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को खड़ा कर पाएगा? यह सवाल फिर इसलिए बड़ा है क्योंकि सिर्फ धर्म के नाम पर भी खड़े होने से बीजेपी को जीत नहीं मिलेगी। सिर्फ गठबंधन की राजनीति के आश्रय समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, बीएसपी आगे निकल सकती है, लेकिन जैसे ही धर्म की लकीर खिंचती है वैसे ही समाजवादी पार्टी का दायरा सिमटता है, बीजेपी का दायरा आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन बीजेपी को भी जरूरत है गठबंधन की राजनीति में ओबीसी को साधना, जाटव माइनस दलित को साधना। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर 3 बातों की तरफ इंगित करती है। पहली सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब आप इन जातियों के भीतर में जाते हैं तो एक चीज समझिए, जो अपर कास्ट के वोट हैं उसमें ब्राह्मणों की तादाद सबसे ज्यादा है, लगभग 10 से 11% है। राजपूतों की तादाद लगभग 4% है। वैश्य जो है 3.5% है। त्यागी प्लस भूमियार लगभग 2% है। इन वोटरों को लेकर बीजेपी अपने तौर पर मानकर चल रही है कि वो हमारे साथ ही आएंगे, और ये फैक्ट है कि ऊंची जातियां उत्तर प्रदेश के भीतर में बीजेपी के साथ गई है, लेकिन वो तब बिखरी है जब सत्ता में आने के लिए समाजवादी पार्टी या बीएसपी नजर आ रही हो। ये नजर आने की परिस्थितियां जब तक नजर नहीं आएंगी तब तक ब्राह्मण मूव नहीं करेगा, तब तक त्यागी और भूमियार मूव नहीं करेगा, और जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है उसके साथ वो पूरी जाति चली जाती है। मौजूदा वक्त में ठाकुरों का जिक्र है तो वो ठाकुर वोट 4% उन्हीं के हक में जाएंगे। दूसरा सवाल होता है कि जो ओबीसी है, जिसमें यादव बड़ी तादाद में 10% से के लगभग यादव है, 9 से 10%, फिर लोध समाज है 4%, कुर्मी 4%, मौर्य है, कुशवाहा है, अन्य, ये सारी चीजें आते हैं। और ठीक इसी तरीके से दलित वोट भी लगभग 21% जो आता है, उसमें जाटव सबसे बड़ा 4% है। यहीं से असल बात शुरू होती है कि क्या वाकई जो ओबीसी के भीतर अगर 9-10% यादव को छोड़ दीजिएगा तो बाकी 34-33% वोट किधर जाएगा? क्या वो धर्म की मुनादी के साथ बंटने लगेगा जातियों के समीकरण में? यकीनन बंटने लगता है, और बटा है। अपर कास्ट भी वोट बटा है, ओबीसी वोट भी बटा है, दलितों का वोट भी बटा है, जो कि नॉन जाटव दलित है, वो तकरीबन 11% है, और उसमें से लगभग 5 से 6% वोट बीजेपी के हक में चला जाता है। कह सकते हैं कि हां, मुस्लिमों का वोट नहीं बटता है, लेकिन मुस्लिमों के भीतर का भी नजरिया अगर आप देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में मैक्सिमम 19 में से 15% वोट तक गया है, जो इस बार भी जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा डाइसी वोट रहता है जिसको स्विंग कहते हैं, जो कहीं भी किसी भी रूप में जा सकता है। लेकिन उससे पहले जरा ओबीसी, जब आप धर्म की राजनीति को जैसे ही अपने हाथों से निकालते हैं वैसे ही सामने आपको ओबीसी आकर खड़ा हो जाता है कि हम आपको जिता देंगे, और बड़ा मायने रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कुर्मी है 5%, लगभग 16 जिलों में ये 12% है, यानी वहां की सीटों को प्रभावित करता होगा। उसमें मिर्जापुर है, बरेली है, बांदा है, सोनभद्र है, उन्नाव है, इसको प्रभावित करता है वो। यहां पर क्या होगा अगर धर्म की लकीर को ना खींचा जाए? जाहिर है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे राजभर है, वह भी 4% है, यह भी लगभग 24 जिलों में 100 सीटों को प्रभावित करता है। राजभर जो है अपने तौर पर, इसमें आप वो पॉलिटिकल पार्टी जो एसबीएसपी है, यानी सुखदेव भारतीय समाज पार्टी जो है, 66 सीटों पर इसके लगभग 40 से 80 हजार वोट है, और लगभग 56 सीटों पर 25 से 45 हजार वोट है। यह प्रभावित करता है, और यह इस वक्त खड़ा कहां पर है? बीजेपी के विरोध में खड़ा है। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन उसमें सेंध लगाने के लिए जातियों से हटकर फिर धर्म की मुनादी करनी होगी, धर्म की भावनाओं को उभारना होगा, इस बात का जिक्र करना होगा। और शायद इसीलिए बार बार ध्यान दिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, जिक्र क्या करते हैं? जिक्र करते करते उसी नब्ज को दबा देते हैं जहां पर जिक्र कहीं काशी का होगा, अयोध्या का होगा, मथुरा का होगा, गोरखनाथ मंदिर का होगा, या मंदिरों के आश्रय हिंदुत्व का होगा, हिंदुत्व के आश्रय व्यक्तित्वों का होगा, व्यक्तित्वों के आश्रय उसको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में समेटने की परिस्थिति होगी। यही जिक्र हो रहा है, और इसको बहुत बुलंदी के साथ ये कहते हैं।
अब इसके बाद जब आप निकलते हैं, जैसे खासतौर से यहाँ निषादों का जिक्र भी करने की जरूरत है जो लगभग 4% है और 26 जिलों को प्रभावित करते हैं। इसमें खासतौर से पूर्वांचल का इलाका जिसमें गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया का इलाका है, मिर्जापुर का इलाका है, प्रयागराज है, बनारस का इलाका है, इन जगहों को प्रभावित करते हैं ये। लोध जो है खासतौर से यहाँ पर हमको कल्याण सिंह याद आ गया जो 16 जिलों में प्रभावित करते थे। 3.5% हैं, लेकिन 16 जिलों में ये लगभग 10% के लगभग आकर खड़े हो जाते हैं। मौर्य और कुशवाहा यह भी प्रभावित करते हैं। मौर्य खासतौर से गाजीपुर में, बनारस में, बलिया में, कुशीनगर में, जौनपुर में ये 6% तक है। कुशवाहा जो है इटावा में, मैनपुरी में, एटा में, जालौन में, झांसी में, यहाँ को प्रभावित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक जिक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बौद्धिक तबका अगर खामोश है तो यहाँ का किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा क्या सोचेगा? क्या वह चीज़ों को पलटेगा और धर्म के राग में नहीं जाएगा? राजधर्म का पाठ नए सिरे से सत्ता को पढ़ाने की स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर हमको लगता है उस जाटलैंड का जिक्र करने की जरूरत है जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यह सिर्फ 2.5% है पूरे उत्तर प्रदेश में जाट जो है, लेकिन खासतौर से जब आप 22 जिले आते हैं पश्चिमांचल के तो उसमें लगभग ये 14% तक है। और यहां पर एक कॉकटेल बनता है जाट के साथ। अगर वहां पर मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 22% है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और दलितों की संख्या भी 16% है। खासतौर से बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इन इलाकों में ये एक नया कॉकटेल है। तो यहां पर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र जो करती है बीजेपी बार बार, और जिस तरीके से शामली के इलाके में जाकर वहां के पलायन का जिक्र किया गया कि हिंदुओं का पलायन हो रहा था, ये भावनाओं के उभार का जिक्र है। और ध्यान दीजिए जो 1917 से पहले और 1917 के बाद ये फिर उसी लकीर को खींचना चाहते हैं जिस लकीर को सब कोई सोचता है कि अब मिट जानी चाहिए। लेकिन भारत में राजधर्म और राज धर्म के जरिए या धर्म का जिक्र कर राज की प्राप्ति, यह एक अनूठा खेल है जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नए सिरे से इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। अब यहां पर एक सवाल खाली यह है कि दरअसल एक वोटर स्विंग करता है, इसको लेकर अध्ययन बड़ा शानदार है CSDS का। उसका कहना है कि 25% वोट स्विंग होते हैं। उस 25% में एक बड़ी हिस्सेदारी जो होती है वो मुस्लिमों की भी होती है और हिंदुओं की भी होती है। वो मुद्दों के आधार पर आखिर में परिवर्तन होते हैं, उम्मीदवारों के आधार पर आखिरी में परिवर्तन होते हैं, या भावनाओं और धर्म के आश्रय चीजों की उन्हें प्रभावित कर देती है। इसमें उसका आर्गुमेंट है कि लगभग मुस्लिमों के 50% वोट तक स्विंग करते हैं, जबकि हिंदुओं के 30% वोट स्विंग करते हैं। यानी आखिरी वक्त तक हिंदुओं के 30% वोट किसे वोट डालेंगे यह तय नहीं होता है। 50% वोट मुसलमानों का तय नहीं होता है। अगर मोटी लकीर जो धर्म की मुनादी और राजधर्म की एस्पेक्ट से उठा दी जाती है तो उससे पहले की तारीख की हम स्थिति बता रहे हैं आपको। यह CSDS का एक अपना एनालिसिस है और उसका कहना है कि जो जीत पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही हो उसको लेकर हिंदू लगभग 44% और मुसलमान लगभग 41% अडिग रहता है, हम इसे ही वोट डालेंगे। लेकिन बाकी चीजें मूव करती हैं और यही मूव करने की परिस्थितियां जो होती है आखिरी क्षण तक खेल खेला करती है। और जब इन बातों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो आखिरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो, लोकसभा के चुनाव को अगर आप देखिए, 2004 देखिए, 9 देखिए, 14 देखिए, 19 देखिए, तमाम परिस्थितियों को आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए कि मंडल और कमंडल अलग अलग या दोनों के घालमेल कर कर एक साथ की परिस्थितियों से आगे नहीं निकल पाया है। लेकिन पहली बार जो नजारा उत्तर प्रदेश की जमीन ने देखा है, वहां के वोटरों ने देखा है, सवाल पहली बार यही है कि अगर पत्रकार एक तरफ खड़ा हो गया है, मीडिया सत्तानुकूल हो गया है, जो बौद्धिक तबका है वह भी अपने आप को भोतरा बनाकर बैठ गया है कि कुछ सवाल उठाने पर कहीं कोई मुकदमा ना उस पर दर्ज हो जाए, और प्रोफेशनल्स जो हैं इन तमाम परिस्थितियों में एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, तब वो संघर्ष करने वाला तबका जिसकी तादाद उत्तर प्रदेश के भीतर में लगभग 72% है, वह खेती से जुड़ा है, दिहाड़ी से जुड़ा है, मजदूरी से जुड़ा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा है, डिग्री हाथ में लेकर रोजगार के लिए भटक रहा है। यह तबका जो है क्या एक नई इबारत उत्तर प्रदेश की राजनीति में लिख सकता है, या राजधर्म का एक पाठ 2002 में देश ने देखा और धर्म
नहीं बल्कि कहिए राज का धर्म जो है वह 2022 में यूपी देखेगा क्या। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।